बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन वॉचडॉग ऑफिशियल के साथ हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं इनसाइडर। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उनकी ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। पार्लियामेंट के सामने जो IMF के साथ पाकिस्तान की हुकूमत ने मुआहदा किया उसको नहीं रखा गया, इसकी उन्होंने मजम्मत भी की और इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का भी ऐलान किया है। ज़ाहिर है एक मालियाती आर्डीनेंस जो है वो जो भी जारी किया जाए उसको पार्लियामेंट के सामने लेकर आना बहुत ज़रूरी होता है। फिर इमरान खान साहब इन दिनों जो है कोई भूखा ना सोए के नाम से एक प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं, उसकी क्या हकीकत है इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर चेयरमैन नादरा की जो तकर्री है वो एक ऐसे शख्स को लगाया जा रहा है जो कि ब्लैक लिस्टेड डिक्लेयर हो चुका है और निकाला जा चुका है एक अमेरिकन कंपनी से और अमेरिकन शहरियत रखता है। एक हसास अदारे में उसको चेयरमैन लगाने की तैयारी की जा रही है। इन इशूज़ के ऊपर बात करेंगे एडिटर इन चीफ ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क और डेली जना मोहसन जमील बेग साहब से। सर बहुत शुक्रिया। पहले तो इसी से ही, क्योंकि आज ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी यानी कि पीपल्स पार्टी, आप क्या समझते हैं कि जो स्टेट बैंक के हवाले से भी एक आर्डीनेंस आया, यानी कि हम अपनी खुद मुख्तारी जो है वो भी अब IMF के पास गिरवी रखने जा रहे हैं, पार्लियामेंट बाईपास, अवाम बाईपास। बहुत शुक्रिया सदीक साहब। बेसिकली ये जो ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किया, मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें क्या सोच समझ के गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट करना चाहा स्टेट बैंक को। गो के दुनिया में कहीं भी इसकी शायद ऐसी मिसाल ना हो। स्टेट बैंक गवर्नमेंट का है और पाकिस्तान की पॉलिसीज़, माशी पॉलिसीज़ के लिए स्टेट बैंक का पार्लियामान के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ जो कि गवर्नमेंट में हों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पॉलिसी रेट या जो उसका इंटरेस्ट रेट है या जिस तरीके की पॉलिसीज़ देनी है वो पार्लियामेंट के जो मैंडेट है या जो वक्त की हुकूमत है और जो भी आवाम के फलाह बहबूद में या बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बेहतर है उसको गाइडेंस वहीं से लेनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप यूरोप की तरह या अमेरिका की तरह एक फ़ैसला कर दें जो ग्राउंड रियलिटी से बहुत मुख्तलिफ हो और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी बहुत मुख्तलिफ हो। मैं कल एक साइट पे सदीक साहब देख रहा था कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वो शायद किसी ब्लूमबर्ग ही है या मुझे याद नहीं किसने ये रिपोर्ट जारी की, पाकिस्तान पूरे खित्ते में प्राइवेट लोन्स के ऊपर रेड डॉट के ऊपर है। जी बिल्कुल ऐसा ही। बांग्लादेश भी हमसे आगे है, सारे इंडिया, इवन श्रीलंका सबसे आगे है। और अगर उस सूरत में प्राइवेट लैंडिंग अगर आप बिजनेस कम्युनिटी को नहीं करते तो बिजनेस कैसे चलेगा। और स्मॉल बिजनेसेस को आप लोन इसलिए नहीं देते कि वो बेचारे गारंटी नहीं दे पाते। तो ऐसी सूरत में स्टेट बैंक को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देना, जिसकी और कोई मिसाल नहीं मिलती, तो आई डोंट नो शायद IMF के या वर्ल्ड बैंक के कहने पे ऐसा किया हो गया हो। और खान साहब लग रहा है कि शायद इस मुल्क में बिजनेस को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हैं। आप अपने गुज़श्ता प्रोग्रामों में खुद ही कह चुके हैं कि बिजली हो, गैस हो या दीगर अशिया की कीमतें बढ़ी हुई, तो खुद IMF की शराइत है, ये तो हमें माननी माननी है, 2023 तक तो हमने माननी है। बिल्कुल सही है। और अभी भी जो 2 ट्रिलियन के करीब और टैक्सेस लगने हैं, इसी तरह 5 रुपये बिजली में जो महंगे करने हैं, इससे सारा इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, महंगाई और बढ़ जाएगी। और जहाँ तक खान साहब का आपके इंट्रो में था कि जी लंगर खाने खोल दें, मुखैर हजरात, मुखैर आपने किसी को छोड़ा इस मुल्क में जो मुखैर रह जाएगा। आप तो इस एजेंडे पे हैं कि शायद इस मुल्क में कोई भी शख्स अपने यहाँ रोटी ना खा सके, शायद लंगर खानों पे ही जाना पड़े। और कारखाने तो बंद है तो फिर लंगर खाने ही चलेंगे। और मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ सदीक साहब कि ये जो लंगर खाने हैं, इनके पैसे आप कहाँ से दे देंगे? ये गवर्नमेंट की किस मद में से आप पैसे निकाल लें? अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मरियम औरंगज़ेब जो कि नून लीग की तर्जुमान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा जी सैलानी फाउंडेशन है वो इन लंगर खानों का एहतमाम कर रही है और हुकूमत इसको अपने खाते में ऐसे ही डाल रही है जैसे नून लीग के मनसूबे थे, आज उनके ऊपर अपनी तख्तियाँ लगाई जा रही हैं। नहीं, वो भी देखें, यहाँ इस्लामाबाद में भी लंगर खाने खोले और वो पनाहगाह के नाम से वो भी खोले। और मैं वसूख से कह सकता हूँ कि उस मद में सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, बल्कि वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेचारी मैनेज नहीं कर पा रही। वो कभी एक मिल ऑनर को फ़ोन करते हैं, कभी एक
बिजनेसमैन को फ़ोन करते हैं कि आज का खाना आप दे दें, इतने बेड आप दे दें। तो इस तरह लंगर खाने सरकार नहीं चला सकती। आपने अगर चलाना है तो उसका एक बजट एलोकेट करिए। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर ये गरीब लोग, बजाय इसके कि इनको रोज़गार दिया जाए, इनको इनके पाँव पे खड़ा किया जाए, ये अपनी और अपनी फैमिलियों के लिए एक मुनासिब रोज़गार कमा सकें, आप लंगर खाने खोल रहे हैं। अब सारी कौम क्या लंगर खानों में खाना खाएगी? बिजनेसेस और जॉब्स ना हुई तो ये लंगर खाने ही चलेंगे। ये आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? वैसे ये सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि खान साहब लंगर खाने इस वजह से भी खोल रहे हैं कि जो लंगर खाने पे गरीब आदमी आते हैं, बेचारे इतने पढ़े लिखे होते नहीं, गरीब है, मजदूर है, वो खान साहब से कोई सवाल नहीं पूछते। अगर वो रोज़गार वाले या तलीम याफ्ता अफराद के फंक्शंस में जाएंगे तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। उससे बचने के लिए लंगर खानों पर उन्होंने फोकस रखा हुआ है। सदीक साहब, ये जो डायरेक्ट टेलीफोन कॉल्स का प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिलसिला शुरू किया है, अब ये पीटीवी उसको मैनेज करता है। जी बिल्कुल। और आप देखें कैसी कैसी कॉल्स आती हैं जो असल में कॉल्स आनी चाहिए वो तो आती नहीं है। ये तो प्लान्ड मनूवर करके एक प्रोग्राम शुरू किया गया। वरना अगर ये आवाम की बात सुनना चाहते हैं तो फिर डायरेक्ट कॉल का सिलसिला करें तो आवाम को पता भी चले और खान साहब को भी पता चले कि सवाल आवाम के जहनों में क्या है, आपने क्या कहा था, आपने किया क्या, आपने जो वादा किया था वो कैसे पूरे नहीं हुए। आप अपनी एक बात पे भी खड़े नहीं रहे। तो ये कहना कि जी लंगर खाने और मैं गरीबों का, भाई गरीब आप तो सारे मुल्क को गरीब करने के चक्कर में हैं। दुनिया में स्टेट्स और गवर्नमेंट्स जो हैं वो वेल्थ क्रिएट करती हैं अपनी पब्लिक के लिए, पब्लिक को अमीर करती हैं। आपने पब्लिक को गरीब कर दिया और गरीब से गरीब तर कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझ रहा किस प्लान पे और किस एजेंडे पे ये। लेकिन बेग साहब वो तो आज भी उन्होंने 2 ट्वीट्स किए हैं खान साहब ने। एक उन्होंने किया जी हमारी जो मार्च में बाहर से जो पैसा आता है तरसीलात ज़र 2 अरब 47 करोड़ डॉलर रहा और जी बड़ा इसमें इजाफा हो गया। फिर अभी उन्होंने एक और अभी थोड़ी देर पहले किया कि ये जो हमने सिंगल विंडो का एक्ट पास किया है, कानून पास किया है, उससे हमारी जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उसमें जो एक तवाज़न जो है वो आएगा। वो तो सब अच्छा दिखा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही, शायद उनको सब अच्छा दिखाया जा रहा है या वो खुद सब अच्छा देख रहे हैं। आपको पता है कि यूई ने वर्किंग वीजे के ऊपर नवंबर में पाबंदी लगाई थी पिछले साल, आज तक नहीं खोली। अच्छा, पाकिस्तानियों पर। हमारी लेबर फोर्स दुबई में जो उसका शेयर था वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। इसी तरह जीसी गल्फ कंट्रीज़ में हमारा शेयर कम हो रहा है। आपकी सफारतकारी और आपकी हुकूमत आने के बाद ये हुआ जो अभी तक नहीं खुला। तो ये जो रिमिटेंस आपको आ रही हैं इसमें सबसे बड़ा शेयर जीसीसी कंट्रीज़ का है। ठीक। अगर आपने जिस किस्म की सफारतकारी की, सऊदीया को नाराज़ किया, यूई को नाराज़ किया, हमारी वर्क फोर्स के लिए पाबंदियाँ लग गई, किस रेमिटेंस की बात कर रहे हैं? ये थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएंगी। लोग मजबूर हैं। यहाँ अगर आप बाहर से $1000 सदीक साहब बैंक के ज़रिए भेजते हैं, वो 2-2 महीने स्टेट बैंक क्लियर नहीं करता। वो डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि आप पाकिस्तान में पैसा ना भेजें। अगर ये स्टेट बैंक की पॉलिसी रही तो पैसे आने बंद हो जाएंगे। और ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कि इसको फाइनेंशियली वीक किया जाए, आवाम को भूखा मारा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए। और खान साहब उसी डगर पे बिल्कुल एग्जैक्टली उस प्रोग्राम पे चल रहे हैं कि ना तो जॉब एम्प्लॉयमेंट रहे, ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं। जब बिजनेस नहीं होगा तो जॉब्स कैसे निकलेंगी? और पूरी दुनिया में जो जीसीसी ने सिर्फ हम पे पाबंदी लगाई और हमारी वर्क फोर्स को डिस्करेज किया गया और आज दिन तक वीज़े नहीं खुले। और उसके ऊपर गवर्नमेंट और ओवरसीज की जो मिनिस्ट्री है उसने कोई एफर्ट नहीं की। तो इसका मतलब ये एक एजेंडे पे काम किया जा रहा है। और आज बेग साहब बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज में भी शामिल किया है दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। इससे भी बड़ा नुकसान है। हमारी सफारतकारी हो नहीं रही। खान साहब ने लोगों को बड़ी उम्मीद थी आएंगे, हमारे रिलेशनशिप दुनिया से बड़े मजबूत होंगे। वो तो बिल्कुल ही उलट हो गया। हम तो आइसोलेट होके रह गए। पिछले 2 सालों में सिर्फ एक दौरा किया श्रीलंका का, वो भी उन्होंने खिताब नहीं करने दिया। उन्होंने कहा जी आप वापस चले जाएं। तो ये हमारी इज्जत रहेगी इस मुल्क की। और ये कहते थे ग्रीन पासपोर्ट को मैं इज्जत दिलवाऊंगा, वो इज्जत कहाँ गई? हमारी तो अपनी जो पहले थी वो भी खत्म। अच्छा बेग साहब, ये वज़ीर आज़म ने
आपने चूँकि शुरू में मैंने बात की थी पार्लियामेंट की, ये इसी पार्लियामेंट से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हैं और इसी पार्लियामेंट को वो कोई अहमियत नहीं देते। देखें ये अनफॉर्चुनेटली भी इनकी पॉलिसी का हिस्सा है। पॉलिसी का हिस्सा भी है, और यहाँ बहुत से लोग हैं जो आते तो इसी प्रोसेस के तहत गवर्नमेंट में है, जमहूरियत और पार्लियामान को जब वो आ जाते हैं तो कोई अहमियत नहीं देते। खान साहब ने भी वही हरकत की है, इसीलिए ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी करवा देते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या ऑर्डिनेंस पास करवाया, पब्लिक को तो इल्म नहीं है। आपको इसी पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, मेरा ख्याल में शायद इसी पार्लियामेंट की वजह से ही फारिग हो जाएंगे। अच्छा बेग साहब, NA-75 का रिजल्ट आपके सामने आ गया और हुकूमत ने उसका इल्ज़ाम ही सारा इलेक्शन कमीशन पे लगा दिया। सदीक साहब कल किसी प्रोग्राम में कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन है वो शायद हिस्ट्री में कभी नहीं रहा। उन्होंने बहुत बोल्ड स्टेप लिए हैं और लेने भी चाहिए थे। उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ जारी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो लम्हा फ़िक्रिया है। आज 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं जो 25-26 जो ऑफिसर्स दस्का में अगवा किए गए थे, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं की। खान साहब के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कौन उठा के ले गया था, और उसकी ना बाजपुर वज़ीर आला ने किसी से की, ना IG साहब से किसी ने पूछा, ना ही चीफ सेक्रेटरी साहब से किसी ने पूछा। तो बात यह है कि आप किस मुंह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो स्टेप्स लिए वो इस मुल्क के लिए एक आने वाले दिनों में एक इनकरेजिंग चीज़ होगी, और जो इलेक्शन परसों हुआ है वो इलेक्शन कमीशन को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इस दफ़ा कोई रास्ता तरीके इंसाफ के कैंडिडेट के लिए नहीं छोड़ा कि वो धांधली कर सकें या ROs को गायब कर सकें या प्रिजाइडिंग ऑफिसर धुंध में कहीं गायब हो जाए। वो तो शुक्र अल्लाह का उस दिन वेदर भी बहुत अच्छा था, ना धुंध थी ना बारिश थी। तो मकसद ये है कि आपको तो ये नहीं कहना चाहिए, आप तो कहते थे मैं अदारे मजबूत करूंगा, न्यूट्रल एम्पायर लेके आऊंगा। अपनी बारी आई तो सारी चीज़ें भूल गए। सही। अच्छा बेग साहब, जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है वो मजबूत होता जा रहा है, 21 से बढ़कर 30 हो गया, उन्होंने अपनी सियासी कुव्वत भी दिखा दी। ये जहांगीर तरीन का जो फैक्टर है कितना खान साहब पे और बुज़दार पे ये इम्पैक्ट डाले, क्योंकि FIA ने उनको फिर नोटिस जारी कर दिया, कोई सवालनामा भी भेज दिया। देखिए इनकी कोशिश है जहांगीर तरीन साहब को अरेस्ट कर लें और इस जो उनका ग्रुप है उसको डिस्करेज या डिसलॉज किया जाए। लेकिन फ़िलहाल खान साहब की गवर्नमेंट को या पंजाब में फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। ये जून जुलाई तक जब तक बजट पास होता है उसके बाद कोई लाइन अप होंगे लोग, कुछ नए अलाइंसेस बनेंगे, कोई एक दूसरे के साथ मिलेगा। फ़िलहाल तो मेरा ख्याल में जहांगीर साहब, लेकिन इतने ज़्यादा लोग अगर हो गए तो बेग साहब ये खतरा तो बन गया। नहीं खतरा तो है ना जी, खतरा जहांगीर तरीन साहब से पहले भी था, क्योंकि बहुत से इनकी पार्टी के लोग पंजाब में जो हैं वो बुज़दार साहब क्योंकि उनसे वाकिफ़ भी नहीं, उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, वो PTI में नए थे, हेलीकॉप्टर के जरिए लैंडिंग की, किसी के कहने पे उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो PTI का या उनका PTI से कोई गहरा रिश्ता नहीं है, कोई तल्लक नहीं है। तो बहुत से MPAs पंजाब के और ख़ासकर MPAs भी और MNAs भी, वो सब डिस्कनेक्ट हैं पंजाब गवर्नमेंट से और बुज़दार से। लिहाजा पॉलिटिक्स जो पंजाब की है उनको काम भी पड़ते हैं, उनको लोगों को जवाबदेह भी हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वो लोग खासे परेशान हैं और खासे नाराज़ भी हैं कि आया अगर उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन में जाना है, जो कि जाना है, तो वो किस बलबोते पे नेक्स्ट इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि 5 साल उन्होंने गवर्नमेंट उनकी थी तरीके इंसाफ की। गवर्नेंस का हाल आपके सामने, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मुश्किलात आवाम की हैं वो भी आपके सामने हैं। तो वो MPAs फ़िक्रमंद हैं कि हम अगर नेक्स्ट इलेक्शन में जाएंगे तो किस बेस पे जाएंगे, क्योंकि PTI कुछ कर नहीं रही उनके लिए भी और आवाम के लिए भी। जब एक साहब आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने गवर्नेंस की बात कर दी, तो ये मेरिट और गवर्नेंस के जो दावे हैं इसकी बहुत से हमें मुख्तलिफ ज़राए से जो चीज़ें मिली। चेयरमैन नादरा एक ऐसे शख्स को लगाया जा रहा है जो कि ब्लैक लिस्टेड है, फिर अमेरिकन शहरी है, लेकिन एक वज़ीर-ए-आज़म के जो दस्ते रास्त है उनकी सिफारिश पर न सिर्फ उनका नाम उस समरी में टॉप ऑफ द लिस्ट डाला गया, जिस समरी में 3 नाम थे उनका नाम था ही नहीं, लेकिन एक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जब वो समरी पहुंची तो टॉप ऑफ द लिस्ट वो नाम कर दिया गया, सुहेल मुनीर उनका नाम है।
तो फिर ये कहाँ शफाफियत और कहाँ मेरिट, और ये फिर आप चूँकि नादरा को भी अच्छे तरीके से सर जानते हैं, पाकिस्तानियों का डाटा सारा वहाँ पे मौजूद है, रजिस्ट्रेशन है, इमिग्रेशन के मामलात हैं, और अमेरिकन शहरी को आप उसके ऊपर बैठा रहे हैं। तो सदीक साहब, 7 अदारों को सोचना चाहिए कि ये बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट है, जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्शियल शख्स को आप अगर ला के बिठाएंगे तो नेचुरली हमारा जितनी भी सीक्रेसी है डेटा के लिहाज से, उसके लीक होने के बहुत सारे चांसेस हैं। ये साहब जो मैंने सुना, सुहेल मनीर साहब, जब ये समरी इंटीरियर मिनिस्ट्री से 3 नामों की गई, तो आजकल सुना ये जा रहा है मेरिट के लिहाज से खान साहब का जो मेरिट है वो ये है कि जो भी टॉप ऑफ द लिस्ट नाम आ जाए वो कहते हैं इसको लगा दो। तो ये यहाँ तक उनका मेरिट है, कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं है। उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो इस चीज़ को मनूवर कर लेते हैं अपने ही लोगों के साथ मिलकर। ये समरी 3 नामों की गई थी, इसमें सुहेल मुनीर साहब का नाम नहीं था। प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसका नाम सबसे ऊपर डाल दिया गया, और वो जो जिनका आपने कहा मुतलका मिनिस्ट्री को बाईपास किया गया, बिल्कुल कंप्लीटली उस प्रोसेस को बाईपास किया गया जो मिनिस्ट्री ने किया। बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था, शॉर्ट लिस्ट किया लोगों के बहुत ड्यू डिलिजेंस करके, लेकिन जब वो समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस गई तो उसके टॉप पे उनका नाम डाल दिया गया। और फिर फोटोग्राफ्स भी रिलीज हुई मार्केट के अंदर कि मामले खुसूसी उनके साथ गपशप लगा रहे हैं। और इन शख्स के बारे में ये भी मालूम हुआ कि CI4 प्रोग्राम जो था हमारे हसास अदारों का, उसमें इनको निकाला गया था। इन्होंने कोई लैपटॉप मिसप्लेस कर दिया था जिसमें बहुत ही हसास किस्म की इंफॉर्मेशन थी। अब अगर उनको दोबारा आप इतनी अहम पोस्ट पर, जहां पूरे पाकिस्तानियों का डेटा है और बहुत सी और मालूमात भी हैं, वहां लगा देते हैं, तो फिर ये मुल्क के अंदर स्टेट बैंक आपने IMF को दे दिया, ये अदारा किसी और को दे दिया। तो दुआ करें इस मुल्क के लिए और हमारे लिए। बहुत शुक्रिया बेग साहब। इदारों को ऐसे इंटरनेशनल जो माफिया है, या जिस तरह बेग साहब ने बात की कि ये इंटरनेशनल कंस्पिरेसी पाकिस्तान की इकानमी के ख़िलाफ़ भी हो रही है, और इस तरह की जो शख्सियात बाहर से लाकर अहम तरीन इदारों में बैठाई जा रही हैं, अगर इसी तरह इदारे गिरवी रखे जाते रहे तो फिर बाकी पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत सारे ख़तरात पैदा हो सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।